किस पर कौन कौन से गुना है जरा निकालो। मैं भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। प्रदेश में चीजें समझ में नहीं आ रहे। किसान आंदोलित है, पोस्टमार्टम फिर से हो रहा है, लाशों का दहन नहीं हो रहा है, अंतिम संस्कार रुका हुआ है। ऐसे आपाधापी में प्रधानमंत्री फिर एक रैली करने और एक प्रोग्राम करने लखनऊ आते हैं। क्या मात्र वो ब्राह्मण है इसलिए क्रिमिनल होने के बाद भी मंत्री बनेगा? नमस्कार, स्वागत आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। और आज तुलेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे अभिभावक हैं, उन्हें एक आदर का स्थान है। लेकिन आज ये नौबत क्यों आई कि आज उनको भी तुलना पड़ रहा है? मैं ले चलता हूं आपको हाल ही में जो हत्याकांड हुआ उत्तर प्रदेश में किसानों का। वहां पर किसानों का हत्याकांड जो हुआ उसके सारे वीडियोस आपके पास आए होंगे, आपने अब तक देखे होंगे, वहां की खबरें आप तक पहुंच गई होगी। तो फिर आप कहोगे कि प्रधानमंत्री को तोलने की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि 2014 में जब चुनाव चल रहे थे और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या वादा किया था, आप खुद सुन लीजिए। चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबर में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने आज जीते हैं जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। सुना आपने? ये था वादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इतना बढ़िया वादा सुन के कौन उनको वोट नहीं देगा? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में से क्रिमिनल गायब हो गए, अपराधी मुक्त हो गई? मैं वापस उस घिनौने कांड पे आता हूं और उस कांड के जो महानायक है, जो हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश से सांसद लखीमपुर खीरी से ही गृह राज्य मंत्री केंद्र सरकार अजय मिश्रा। देखिए 2000 साल में 23 साल के प्रभात गुप्ता के हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ और 4 साल मुकदमा चलने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने उनको छोड़ दिया। उसके बाद अपील हुई। मैं मुकदमे का फिर से एक बार तारीख बताता हूं। 2000 में हत्याकांड, 2004 में वो कोर्ट से छूटे। उसके बाद वो 3-4 साल तक तो अपील में लिस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उस कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जब अपील में गए तो उसमें लिस्ट ही नहीं हुई। और 5 फरवरी 2019 से वो लगातार डिले होता आ रहा है। वर्तमान में उस केस की स्थिति मैं आपको बता दूं तो लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वहां क्रिमिनल अपील दायर हुई। क्रिमिनल अपील नंबर 1624 साल 2004। उसके बाद 34 डेट्स पड़ी। जजमेंट उस पर रिजर्व रखा गया 12/3/2018 को। 12/3/2018 को। इसके मायने 2004 में जो क्रिमिनल अपील हुआ उसको 14 साल लगे। 12/3/2018 को जो जजमेंट आया उसको रिजर्व रखा गया। हम 2021 में हैं। 2000 में हुआ हत्याकांड 2021 तक न्याय मांग रहा है। और जिस पे आरोप है वो आरोपी अपने भाषण में किसानों को धमकाते हुए कहता है कि आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैं क्या हूं। रास्ते पे निपटाने की बात करता है। लखीमपुर खीरी से आसपास के क्षेत्र से भगा देने की बात करता है। उनके एमएलए इतने ही आक्रामक रूप से धमकी देते हुए भाषण देते हैं। और उसके बाद एक जीप महिंद्रा थार जो उनके बेटे के नाम पे है शायद,
वो किसानों से रोनते हुए जाती है, 8 लोगों की मृत्यु होती है। क्या हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर पड़ गए हैं कि जो राजनीति में से अपराधियों को हटाने की बात कर रहे थे, भाजपा के हो या एनडीए के हो, तमाम लोगों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करके सर्वोच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट करके तुरंत मुकदमे चला के पार्लियामेंट में सफाई करने की बात कर रहे थे? क्या मजबूरी हो गई उनकी कि एक आदमी जिसके ऊपर कई केसेस है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के इस आदमी को टिकट दे के सांसद बनवाना पड़ा और बाद में उनको राज्य मंत्री बनाना पड़ा, और वह भी गृह डिपार्टमेंट में, यानी MOS गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय तो क्रिमिनल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। वही यदि आपने एक क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसके ऊपर अभी तक हाई कोर्ट से ही 21 साल में मुकदमा चल रहा है, उसका निर्णय नहीं आया, सर्वोच्च न्यायालय में यदि उसको जाना भी हो तो जाए कैसा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो हाई कोर्ट ने ही मुकदमे की निर्णय को रोक के रखा है। हमारी न्यायपालिका बार बार बात करती है, क्रिमिनल्स क्यों है पॉलिटिक्स में बात करती है, लेकिन जब उनके सामने केसेस आते हैं तो ऐसे भी उदाहरण आते हैं जब न्यायपालिका भी कटघरे में खड़ी होती है। क्या कारण है? ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 साल तक डिसीजन रिजर्व रखा गया है या रखवाया गया है? इससे फायदा किसको होगा? और जिसका फायदा है उसने क्या डील किया होगा जो ये मुकदमा का निर्णय इतने दिन तक लंबित है? हो सकता है वो बरी हो जाए हाई कोर्ट से भी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में तो न्याय मांगा जा सकता है। हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जब हत्या के मुकदमे होते हैं तो उसकी परिणति क्या होती है, गवाह कैसे पलटते हैं, और गरीब को न्याय मिलना कितना मुश्किल है। और इसका मूर्तिमंत उदाहरण ये किसानों का हत्याकांड है उत्तर प्रदेश का। और सबसे ज्यादा घिनौनी बात जो लगती है वह यह है कि ये प्रधानमंत्री को मालूम होने के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। उत्तर प्रदेश भले ही वो गुजरात के हो, लेकिन उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि है, उत्तर प्रदेश से ही वो लोकसभा में जाते हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से उनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। उस उत्तर प्रदेश में आए दिन वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसा है और योगी जी का शासन कितना बढ़िया है और कैसा राम राज्य स्थापित हुआ है इसकी बात करते हैं, लेकिन इन हत्याकांड जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसके बारे में प्रधानमंत्री मौन क्यों है? क्यों अभी तक उनकी तरफ से कोई संवेदना की बात भी नहीं हुई है? क्या हमारे भूमि पुत्रों को, किसानों को मात्र धन्यवाद देने से कि आपने बहुत अच्छी फसल उगाई और देश को अन्न धान्य इतना दे दिया कि देश आत्मनिर्भर हो गया है, हम दूसरों को भी देने की स्थिति में हैं, मात्र धन्यवाद देके क्या आपका दायित्व पूरा होता है? आप देश के अभिभावक हैं। एक प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो किसी राजनीतिक दल का नहीं, पूरे देश का होता है। क्या मरने वाले उन किसानों का या जो भी लोग शहरी मरे हैं उनके परिवारों को संवेदना, सांत्वना देना क्या ये प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे? उसके बाद जब पूरा वातावरण गर्मा गया, 144 धारा लगी हुई है, प्रदेश में चीजें समझ में नहीं आ रहे, किसान आंदोलित है, पोस्टमार्टम फिर से हो रहा है, लाशों का दहन नहीं हो रहा है, अंतिम संस्कार रुका हुआ है, ऐसे आपाधापी में प्रधानमंत्री फिर एक रैली करने और एक प्रोग्राम करने लखनऊ आते हैं और फिर एक बार योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश कितना बढ़िया चल रहा है इसका बखान करके जाते हैं, लेकिन किसानों की 2 दिन पूर्व हुए इस हादसे पे एक शब्द भी नहीं कहते। तो प्रधानमंत्री का कौन सा वक्तव्य, कौन से प्रधानमंत्री सही या गलत है? क्या वो प्रधानमंत्री 2014 में जिनका भाषण मैंने आपको सुनवाया, या वो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हमारे सामने बैठे हैं? यदि वो झूठ था तो फिर ये सच है, और यदि वो सच है तो फिर मेरे ये प्रधानमंत्री झूठ है। बहुत जिम्मेदारी से ये वक्तव्य दे रहा हूं। मैं जानता हूं मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन ये बोलने का अधिकार भी मेरा है क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरी अपेक्षाएं हैं, इस देश के हर नागरिक की अपेक्षाएं हैं। आप अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते, कम से कम आंसू तो पोंछ सकते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर कितने लोग अरेस्ट हुए इसके बारे में नोटिस इशू करती है उत्तर प्रदेश सरकार को, इसके मायने मामला तो बड़ा है,
मात्र आप किसान आंदोलनों को नकारते आ रहे हैं, ये आपकी जिद है। इसके लिए 500 लोग किसान जो शहीद हुए उनको आप शहीद नहीं मानते, लेकिन ये घटिया मतलब शब्द नहीं है। ऐसा हत्याकांड होने के बाद भी प्रधानमंत्री मौन है। दुख इस बात का है। लेकिन क्या किसान चुप रहेंगे? क्या विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा? ये बातें अलग है। इससे किसका फायदा होगा, किसका नहीं, फिर कभी। लेकिन वर्तमान में क्या एक प्रधानमंत्री जो अपने मां के बारे में विचार करते हैं, अपने गरीबी का बखान देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में भी बताते हैं कि मैं चाय बनाने वाला था, तो इस देश में गरीब के मन में तो ज्यादा दर्द होता है गरीबों के लिए। और इस देश का किसान गरीब ही है। 1947 से आज तक उसने कभी फायदे का सौदा किया ही नहीं। वो घाटे में खेती करता है सिर्फ 2 टाइम की रोटी इस देश को देने के लिए। क्या उस गरीब के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जब मरने वाले कोविड से लोगों के बारे में बात करते हैं तो उनका गला रोन जाता है, वो इमोशनल हो जाते हैं। तो क्या ये इमोशंस, ये जो 8 लोग मरे, इसके बारे में जरा भी नहीं है उनके मन में? तो क्या ये जो अभी कर रहे हैं ये नौटंकी है? और यदि ये नौटंकी नहीं है, ये मेरे प्रधानमंत्री का असली चेहरा है, तो फिर क्या अभी तक प्रधानमंत्री जो करते आए हैं वो नौटंकी है? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। क्या मात्र वो ब्राह्मण है इसलिए क्रिमिनल होने के बाद भी मंत्री बनेगा? क्योंकि यूपी के चुनाव में आपको ब्राह्मणों का साथ चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण एक क्रिमिनल को अपना नेता मानेंगे? यह अहम बात है। यह समाज के लिए भी एक सवाल है। मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, लेकिन मैं ये तुलाई आप पे छोड़ता हूं। आपको तोलना होगा। आप मुझे भी तोल सकते हैं। ये जो मैं गलत हूं तो क्या ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के इस देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात कर सकता है? जिसके पीछे पुलिस दौड़ रही थी उसे पुलिस सैल्यूट करती है। ये इस देश की पुलिस का दुर्भाग्य है, ये हम सब का दुर्भाग्य है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये भी सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। आज किसानों के उस हत्याकांड पे मैं कोई विश्लेषित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब तक बहुत सारी बातें कह चुके हैं। अलग अलग चैनल पे मैं भी बोल चुका हूं, पोर्टल्स पे बोल चुका हूं। लेकिन हिंद वॉइस में सच्चाई सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। और वो सच्चाई ये है कि मेरे प्रधानमंत्री ने जब मुझे ये वादा किया था कि मैं अपराधी मुक्त राजनीति देने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उसके बाद गोमती में कितना पानी बह गया, गंगा में कितना पानी बह गया। 2004 से 2014 से 2027-21 में हैं हम। आज तक कितने लोगों को उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर किया। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को महिमा मंडित करने वाले लोग भी पार्लियामेंट में बैठते हैं और प्रधानमंत्री 2 टूक बात कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ सुन के, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती। सवाल ये है, बहुत सारे सवाल आज छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि जो लोग शहीद हुए, इस हत्याकांड में मारे गए, उनके परिवार वाले के बारे में सोचो, उनका प्रोफाइल पढ़िए। किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी की शादी होकर 2 साल हुए हैं, किसी के घर में वो अकेला बेटा था। वो दर्द आप अपने सीने में महसूस करिए, फिर आपको शायद मेरे दर्द या उन लोगों के परिवारों के दर्द समझेंगे। आप अपने आप को उसके नजदीक पाओगे और फिर आप सवाल उठोगे कि जो मैंने कहा वो सही या गलत। आज इतना ही, फिर आऊंगा आपके पास किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।